Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। जैसा ही मैं आपको वीडियो में बताती हूँ वैसे ही आपको नोट्स में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ वीडियो में मैं आपको कुछ और बता रही हूँ, नोट्स में कुछ और है, ऐसी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसे वीडियो बना के टॉपिक समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है कोल्ड की वजह से। अगर कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ बात पता नहीं चलती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टोक्स लॉ है आज का हमारा जो टॉपिक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो यूनिट है हमारी, जो पार्ट हम कर रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स, इसमें सारे के सारे जो मेन हमारे पास थ्योरम्स होती हैं, मेन जो लॉज हैं हमारे, वो बेसिकली आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। आप अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टोक्स लॉ क्या होता है? हमने क्या किया, जब हमारे पास कोई भी एक स्मॉल स्फेरिकल हमने कोई भी बॉडी ली है, जब वो बॉडी पास करती है किसी भी विस्कस मीडियम में से जो कि रेस्ट पे है। विस्कस मीडियम क्या होता है? जिनमें क्या होती है, थिकनेस होती है। फ्लूइड जैसे हम ले सकते हैं, ग्रीस हो सकती है हमारी विस्कस मीडियम, ठीक है। सपोज कर लिया हमारे पास ग्रीस है, या फिर हमने हनी ले लिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं ऑयल है हमारे पास। ये हमारे क्या है, विस्कस मीडियम है। जब एक स्फेरिकल बॉडी क्या हो सकती है हमारे पास, बॉल। हमने स्फेरिकल बॉडी ही क्यों ली है? क्योंकि स्फेरिकल बॉडी जो है वो चारों डायरेक्शन से अगर हम देखें वो हमें यूनिफॉर्म मिलती है। यूनिफॉर्म मीन्स कि उसकी जो डायमेंशंस है चारों तरफ से वो सेम रहेगी, ठीक है। इसीलिए हमने स्फेरिकल बॉडी को चूज किया है। तो जब वो स्फेरिकल बॉडी किसी भी विस्कस मीडियम में से पास करेगी जो कि रेस्ट पोजीशन में प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तो हमारा जो लेयर्स होंगी उस विस्कस मीडियम की वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उस विस्कस मीडियम की जो लेयर्स है वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बॉडी का जो पार्ट जिस पोजीशन पे विस्कस मीडियम के साथ अटैच होगा वहाँ पे क्या होगी, लेयर फॉर्म होगी। और जहाँ पे हमारे पास बॉडी जो है वो पहुँच नहीं पाएगी, जिस पोजीशन तक जहाँ पे हमारा विस्कस मीडियम प्रेजेंट है, वहाँ पे जो वो बॉडी नहीं पहुँच पाएगी, वो हमारा जो पोर्शन है, वो मीडियम है, वो जो पोजीशन है वो रेस्ट पे ही प्रेजेंट रहेगी। सपोज कर लिया ये हमारे पास है फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास फ्लूइड है सिंपल, ये रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ पे मूव कराना है एक स्फेरिकल बॉडी को, जिससे कि हमने एक बॉल कंसीडर किया है। तो जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे बॉल को इंसर्ट कराती हूँ, ये बॉल है, मैंने यहाँ पे बॉल को इंसर्ट कराया है, तो क्या इसकी पोजीशन जो ये हमारे पास लिक्विड है, क्या इसकी पोजीशन यही रहेगी? नहीं। क्या होगी इसकी पोजीशन? ये चेंज आ जाएगा, ये चेंज आ जाएगा इस स्फेरिकल बॉडी की वजह से। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, हमने सपोज किया कि जब हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में से पास करती है जो कि रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, तब क्या होगी, जो लेयर्स होंगी उस मीडियम की, उस विस्कस मीडियम की, जो कि जहाँ पे वो बॉडी टच कर रही है उस विस्कस मीडियम को, वहाँ पे लेयर्स जो है वो फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास सिंपल एक लिक्विड था, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि रेस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये रेस्ट पोजीशन पे है फ्लूइड। हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉल को इंसर्ट करा दिया, मतलब हमने एक बॉल को इस मीडियम में से पास कराना है। सपोज किया हमने ये बॉल जो है हमने यहाँ से इंसर्ट कराई है। जब हमने यहाँ से इंसर्ट कराई तब क्या होगा कि ये जो फ्लूइड होगा, क्या ये ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इसकी जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि इस वॉल की वजह से ये जो रेस्ट पे था फ्लूइड, उसमें डिस्टरबेंस आई है,
ठीक है। जो ये फ्लूइड रेस्ट पे प्रेजेंट था इसमें डिस्टर्बेंस आई है। तो जैसे ये बॉल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगी तो वो क्या करेगी, इस फ्लूइड की लेयर्स बना देगी। फ्लूइड की यहाँ पे ये शेप चेंज हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये शेप चेंज हुई, मीन्स यहाँ की पूरी जो पोजीशन है वो ऐसी हो जाएगी थ्रू आउट, ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। मीन्स इसने जो फ्लूइड हमारा रेस्ट पे था उसे डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो इसकी मीन्स लेयर्स फॉर्म करती है। सिर्फ वहीं पे लेयर्स फॉर्म होगी जहाँ पे ये बॉडी जिस पोजीशन पे ये फ्लूइड के साथ अटैच्ड है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पे ही लेयर्स फॉर्म होगी। बाकी जो ये फ्लूइड इस साइड पे जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे होगा, वो रेस्ट पे ही प्रेजेंट रहेगा जब तक कि ये बॉल वहां से मूव करके यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो जैसे ये बॉल मूव करेगी वैसे वैसे क्या होगा, लेयर्स फॉर्म होगी। तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो रिलेटिव मोशन है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द मीडियम वो डिफरेंट हो जाएगा। जो रिलेटिव मोशन होगा अलग अलग लेयर्स के बीच में वो अलग अलग हो जाएगा। उस रिलेटिव मोशन जो कि डिफरेंट हो गया है अलग अलग लेयर्स के लिए, उसे बैलेंस आउट करने के लिए एक हमारे पास अपोजिट फोर्स लगता है जिसे बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, जो कि इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जैसा हमने विस्कोसिटी में भी डिस्कस किया था कि जब हमारे पास हम टिल्ट कर देते हैं किसी भी कंटेनर को जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, तो ऊपर की जो जगह होती है वहां पे क्या है, लेयर्स फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है, और जो बॉटम वाला जो हमारा फिक्स पार्ट था वहां पे वो रेस्ट पे रहेगी। तो जो स्लो मूविंग लेयर होती है, जो आगे मूव कर रही है लेयर्स, उनकी टेंडेंसी होती है कि जो स्लो मूविंग है उसे भी अपने साथ लेके चले, और जो स्लो मूविंग होती है वो चाहती है कि जो हमारे पास फास्ट मूव कर रही है लेयर्स वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो यही यहाँ पे भी यही होगा, जो रिलेटिव मोशन डिस्टर्ब हुआ है, रिलेटिव मोशन इनका डिफरेंट हो गया है लेयर्स का, उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हमारे पास अपीयर हो जाता है इस बॉल को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो ये जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है ये इंक्रीज करता रहेगा जैसे जैसे उस स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रहेगी। तो ये है हमारा स्टोक्स लॉ बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था। तो स्टोक्स ने यहाँ पे क्या फाउंड किया था, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। जो स्टोक्स था उसने इस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला था। उसने क्या कंक्लूड किया था इन सब में से कि ये जो फोर्स है ये किस किस के ऊपर डिपेंड है। फर्स्टली डिपेंड कर रहा है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, सेकेंडली डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, थर्ड हमारे पास डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, क्योंकि हमने क्या बोला है, जैसे ही जो वेलोसिटी होगी, जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होगा वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारे पास इस स्फेरिकल बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो हमें स्टोक्स ने ये बताया था। जब हमने इन सबको कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, इन सबको कंबाइन किया तो हमें ये वैल्यू मिली, और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया तो हमें एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 6π। तो ये था बेसिकली स्टोक्स लॉ जो स्टोक्स ने दिया था, उसने जो फाउंड किया था, ठीक है। सो ये है हमारा छोटा सा स्टोक्स लॉ। उसके बाद मैं मैथमेटिकल आपको बता रही हूँ, वो हमने डायमेंशनल एनालिसिस से ही करना है, जो मैंने आपको पॉइजनली फॉर्मूला में भी बताया था। उसमें एज सच कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो क्वांटिटीज़ है यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई हैं इनके जो डायमेंशंस है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको ABC कंसिडर करके इनकी पावर्स को सिंपली सॉल्व आउट करेंगे। टोटली मैथमेटिक्स है, उसमें कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है। सो अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। स्टोक्स ने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम K ले रहे हैं, कोई भी कोफिशिएंट, एक डायमेंशनलेस कोफिशिएंट हमने यहाँ पे ले लिया है K। उसके बाद हमारे पास वैल्यू थी ईटा की, ईटा के ऊपर हमने पावर ले ली है 1। पहली डिपेंडेंस किसके ऊपर आई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। सेकंड डिपेंडेंस किसके ऊपर आई है, उस बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर जिसकी वैल्यू हमने, जिसकी पावर B दी है। थर्ड हमारे पास आएगी उस बॉडी की रेडियस के ऊपर जिसका हमने पावर C लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व आउट करना है।
सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T -2। के हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस, सॉरी ये कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो हम इसकी जो वैल्यू है डायमेंशंस की वो नहीं लिखेंगे। ईटा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है, m(L-1T-1) एज अ होल पावर है a। v का क्या है, L(T-1) पावर है b। और हमारे पास जो थर्ड है उसमें क्या आएगा, l c। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सिमिलर पावर है हमने उन्हें सेपरेट आउट करना है। मींस यहाँ पे m है, m की पावर क्या होगी, a। l की क्या हुई, l -a प्लस b प्लस c। और t की है -a -b, बस इतने। अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर आप ये बोल सकते हो कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने इक्वेशन इसे स्टार दे देंगे क्योंकि हम इसे फर्दर यूज करेंगे। कंपेयर करेंगे जब हम इसे, तो हमें क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पावर्स ऑफ m, पावर्स ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M की जो पावर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 1, राइट हैंड साइड पे क्या है a। मींस यहाँ पे a की हमें सीधी वैल्यू मिली है 1। उसके बाद है पावर्स ऑफ L। L की हमारे पास क्या क्या पावर्स आएगी, देखो यहाँ पे है, इधर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे है -a प्लस b प्लस c। और सिमिलरली यहाँ पे पावर्स ऑफ टी, टी की पावर्स क्या है हमारे पास, -a -b इज इक्वल्स टू -2। माइनस कॉमन लेके हम कैंसल आउट कर सकते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो b की हमें वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। b की वैल्यू हमें मिली सॉल्व करके 1। उसके बाद हमने ये a की और b की वैल्यू को जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, c की वैल्यू मिलेगी। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपने पूरा पूरा प्रॉपर लिखना है कि हमने इस स्टेप के बाद ये लिख किया है, इस स्टेप के बाद ये किया है। मैं आपको नोट्स में पूरा दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको वैसे ही एग्जाम में करना है। आप, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, ताकि आपको अगर आप नोट्स देखो तो आपको कुछ डिफिकल्ट ना लगे उसमें। तो आपको पूरा सीक्वेंस में लिखना है कि इसके बाद हमने ये स्टेप किया है। सबसे पहले पावर्स ऑफ m हमने ये लिखा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ये हमने जहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है उसे हमने इक्वेशन स्टार दे दी है। देन हमने यहाँ पे पावर्स ऑफ l लिखा है, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने यहाँ पे रीजन लिखना है, बिकॉज a इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे 1 डाली है वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको नोट्स में सारा पूरा सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1 प्लस c। 1 से 1 हो गया कैंसल, प्लस माइनस में है तो c की वैल्यू हमें मिली है 1। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। पुट ऑल दिस वैल्यू, पुटिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार। जब हम इक्वेशन स्टार में सारी वैल्यूज डालेंगे तब हमें फाइनल जो रिजल्ट है वो मिलेगा। देन f इज इक्वल्स टू k ईटा v r। ये हमें वैल्यू मिली है किसकी, जो हमारे पास बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स था उसकी। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व किया तो हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू हमें मिली है 6 पाई, ठीक है। जब हमने एक्सपेरिमेंटली सारा परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, तो हमें यहाँ पे जो f की वैल्यू, k की वैल्यू थी वो हमें मिली थी 6 पाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 पाई एटा v r। सो ये हमारे पास थी वैल्यू जो किसने दी थी, स्टोक्स ने दी थी। तो ये था हमारा कंप्लीट स्टोक्स लॉ विद डेरिवेशन। और जो हमने इसकी थ्योरेटिकल जो भी इसकी ऑब्जर्वेशन की थी वो सब मैंने आपको बताई है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंस है इसकी, वो मैं आज से ही आपको ऐसे ही आपको थॉरली बताऊंगी। सबसे पहले क्या है, जो स्टोक्स लॉ है ये किस में यूज होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है।
सेकंड है हमारा दिस लॉ हैव्स अ मैन कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट। जब पैराशूट से नीचे आते हैं तब उसमें जो ये लॉ है वो हेल्प करता है। इस लॉ को हम यूज़ करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम फाउंड करने के लिए उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लॉ को यूज़ करते हैं। और लास्ट है हमारा दिस लॉ, हमें ये जो लॉ है हमें ये बताता है कि हमारे पास जो रेन ड्रॉप्स हैं वो लेस स्पीड से क्लाउड से नीचे आती हैं एज़ कम्पेयर टू जो बॉडी है हमारे पास वो फ्रीली फॉल करती है किसी डिस्टेंस से, ठीक है, किसी हाइट से या फिर हाइट ऑफ अ क्लाउड से। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे पास स्टोक्स लॉ की, जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सो ये था आज का जो टॉपिक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इजी भी है। अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।